अपने राजपाल चौहान जी और सत्यवान बालक जी भी यहाँ उपस्थित हैं। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और माननीय रोमानी जिला अध्यक्ष कुछ पूछ के माध्यम से तीनों सहसचिव के साथ देंगे। माननीय बेदी जी का स्वागत। एक मिनट आ जाओ आओ भैया, जल्दी आ जाओ। स्वागत है करें शुरू। तो मैं आग्रह करूँगा माननीय जिलाध्यक्ष जी पर सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात करेंगे। माननीय मंत्री जी, आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हरियाणा सरकार में सामाजिक न्याय व सहकारिता मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा सरकार कृष्ण बेदी जी हमारे बीच में आज यहाँ पहुँचे हैं। हांसी से मेरे बहुत ही प्रिय, बहुत ही आदरणीय हमारे सभी छायाकार पत्रकार बंधु एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर मंत्री जी हम सब के बीच में आज पहुँचे हैं। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण को लेकर जो भारत सरकार ने एक नया कानून बनाने का काम किया और जिसके माध्यम से हर गरीब को रोज़गार मिले और उसकी गरिमा का सम्मान हो, गरीब जनजाति पिछड़ा वर्ग को रोज़गार मिले, उसके लिए एक कानून बनाया गया है जिसको विपक्ष लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। उसकी सही मापदंड के माध्यम से मंत्री जी हम सबको बताएंगे। आप सबके माध्यम से हमारे हांसी जिले के सभी नागरिकों को ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि वो कानून वास्तव में गरीब को न्याय देने का कानून है, गरीब के हक का कानून है। उस विषय पर मैं हमारे मंत्री हरियाणा सरकार कृष्ण बेदी से अनुरोध करूंगा कि वो हांसी क्षेत्र के, हांसी जिले के पत्रकार और छायाकर बंधु यहाँ आए हैं, उनका धन्यवाद करते हुए, उनका स्वागत करते हुए आप इस विषय पर जानकारी दें। अरे मंत्री जी ने कहा था परिचय करवा दे सबका। परिचय बाद में करवा दें, बाद में कर देंगे। चलो सबका करवा दें। जिलाध्यक्ष नहीं, अभी माइक लेके खड़े हैं, सभी माइक लेके खड़े हैं ना, तो वो हो जाए, उसके बाद में करवा देंगे बैठ के आराम से। आप सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम लोहड़ी और मकर संक्रांति की भारतीय जनता पार्टी जिला हांसी की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। और दूसरी बधाई ये कि पिछले दिनों हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी आपके हांसी में आए और आपको जिला हांसी का एक बहुत पुरानी आपकी मांग थी, वो तोहफा आप लोगों को देकर गए। इसके लिए भी आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 11 साल से विभिन्न प्रकार के सुधारीकरण में लगी हुई है, उसी में एक महत्वपूर्ण कदम पिछले लोकसभा के सेशन के अंदर एनडीए की सरकार ने, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो लोग लंबे समय से रोजगार की तलाश में पिछली सरकारों ने जो उनको काम किया, एक जिम्मेवारी ग्रामीण क्षेत्र में काम करने के लिए दी थी, उसमें कुछ सुधार किया। और वो सुधार क्या था? वो सुधार था कि पिछली सरकारों ने जो गारंटी दी थी मजदूर आदमी को 100 दिन की, वो हमारी सरकार ने गारंटी दी है 125 दिन की। हमारा ग्रामीण क्षेत्र कृषि आधारित हमारी इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था है। अब मनरेगा मजदूर जो भी काम करते थे, जब पीक सीजन किसान को लेबर की और लेबर को काम की आवश्यकता होती थी, उस पीक सीजन में किसान को श्रमिकों की उपलब्धता नहीं होती थी। किसान को महंगे रेट पर बाहर से लेबर लाकर काम कराना पड़ता था और हमारे लोगों को इस प्रकार की छूट न होने के कारण काम नहीं मिलता था। अब हमने तय किया है कि ग्राम पंचायत, ग्राम सभा या लोकल स्थानीय स्तर पर सरकार वो पीक सीजन का डिसाइड करे और उस पीक सीजन के अंदर भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र में श्रमिकों को अलग से रोजगार मिल सके, कि 125 दिन के अलावा और रोजगार भी उनको उपलब्ध रहे, ताकि उनकी आर्थिक स्थिति में कुछ न कुछ और सुधार हो, उनको काम धंधा मिल सके और किसान को उस पीक सीजन में श्रमिकों की कमी ना रहे। 2 विषय। तीसरा विषय, हमारे पास प्रतिदिन इस प्रकार की शिकायतें आती थी कि किसी भी प्रकार की कोई
टेक्निकल तरीके से जो काम का बंटवारा मेट करते थे, विभाग करता था, उसकी क्या मॉनिटरिंग है, उसका किस प्रकार का ऑडिट है, क्या गरीब मजदूर के अकाउंट में पैसा गया नहीं गया, मस्ट्रोल किस प्रकार से भरा, एक कोई जांच का और एक कोई उसको चेक आउट करने का कोई सिस्टम नहीं कोई इस प्रकार का बना हुआ था। और दूसरा, इस एस्टेब्लिशमेंट में केवल हम टोटल 6% जितना गांव में काम मिलता था मेट को या उससे ऊपर के जो अधिकारी थे उनको 6% ही हम केवल देते थे, जिसमें उनके रोजगार के संकट पैदा होते थे, उनको भी पूरी इस प्रकार से मजदूरी उपलब्धता नहीं होती थी। अब हमने उसमें भी 9% की बढ़ोतरी या 3% की बढ़ोतरी करके उसको 9% इस्टेब्लिशमेंट में जो मैनेजमेंट को काम को कराने वाली टीम है उनके सैलरी और उनके भत्तों के लिए एक अलग से व्यवस्था करने का काम किया। थर्ड ऑडिट हो सके, सोशल ऑडिट हो सके, और जिस प्रकार का काम का बंटवारा है, पहले किसी व्यक्ति की, सरपंच की या पंचायत की ही इच्छा चलती थी भी ये काम होगा या नहीं होगा, अब तय ग्राम सभा करेगी और ग्राम सभा किसकी प्रायोरिटी है काम की, उस काम का ही वो ग्राम सभा तय करेगी, तो हम उस प्रकार का काम का बंटवारा उन लोगों को करेंगे। चौथी बात हम ये कहना चाहते हैं, केवल उनको कच्चे रास्ते निर्माण का या कुछ समय के लिए तालाब की सफाई करने का, इस प्रकार के काम का कोई बहुत शॉर्ट सा इसका जो दायरा था बहुत कम था। अब हमने मजदूरों को काम की उपलब्धता रहे, उनको किसी प्रकार की काम की कमी ना आए। हमारी कोई गली का निर्माण गांव के अंदर पंचायत कर रही है, गांव के अंदर कोई स्कूल का 4 दीवारी बन रही है, स्कूल का कोई सौंदर्यकरण का काम है, किसी स्टेडियम का निर्माण होना है, किसी पंचायत का या चौपाल का या किसी कम्युनिटी सेंटर का निर्माण होना है, उसकी कोई सफ़ेदी पेंट होना है, विभिन्न प्रकार के कामों का और इस क्षेत्र के अंदर हमने लोगों को और काम की उपलब्धता रहे, इस प्रकार की इस कार्य कानून इस बिल के अंदर हमारी सरकार लेकर आई है। और ये सुनिश्चित किया है डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट उन लोगों के अकाउंट में पैसा जाए, बीच में कोई और किसी प्रकार की कोई हेरा फेरी ना कर सके, किसी प्रकार की धांधलेबाजी ना हो, किसी गरीब का हक कोई अधिकारी या कर्मचारी या बीच का कोई बिचौलिया ना खाए, उन सभी पर नकेल कसने के लिए भारत की सरकार ने इस काम को इस बिल को लेकर आना हमारी ज़रूरत थी। इसी प्रकार से काम के 60-40 की रेशो के साथ केंद्र 60% देगा, प्रदेश 40% देगा। इस हिसाब से काम का बंटवारा होगा, ग्राम सभा उस काम का डिसाइड करेगी। पहले क्या था, 10% प्रदेश देता था, 90% सेंटर देता था। उस 90% पैसे को हड़पने के लिए 10% की योजना बनाकर उस पर रख दिया जाता था। अब 60-40 का काम होगा तो 60% पैसा तब केंद्र से रिलीज होगा जब 40% का प्रोविजन ग्राम पंचायत या हरियाणा सरकार करके देगी। और 125 दिन का यदि काम पंचायत या ग्राम सभा नहीं देती, उसका भत्ता देना श्योर कर दिया। ये इस बिल के अंदर सबसे बड़ी हमारी प्रमुख विशेषता है। इस विषय को लेकर आज आप सभी के सामने हम हर जिला हेडक्वार्टर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी मिनिस्टर, हमारे सभी नेतागण, हमारे सभी कार्यकर्तागण इस प्रकार की पत्रकार वार्ता, उसी प्रकार से फिर हम ब्लॉक लेवल पर भी, मंडल लेवल पर भी, बूथ लेवल पर भी और उसके नीचे की इकाइयों तक भी जाकर लोगों को इसमें अवेयर करने का काम करेंगे। और कांग्रेस ने जो एक बिना बात का दुष्प्रचार पूरे देश में फैलाने की बात की है, उसको मुंह तोड़ जवाब देने की एक प्रश्न है, करूँगा ना, सब कुछ हो गया बढ़िया। तो ये बात आप जोहार रोजगार योजना का नाम बदला, कांग्रेस से पूछ लेना क्यों बदला था। नहीं, क्यों बदला था उन्होंने, वो तो कांग्रेस वाले बताएंगे। तो कांग्रेस वालों से पूछ लेना ना आप, क्यों नहीं बदले। जब नया बिल आ गया, नई चीजें आई हैं, उसमें एडिशन हुआ है, तो नाम बदलने में किसको क्या आपत्ति है। किसी की जेब से कुछ गया है क्या इसमें, कोई एक्स्ट्रा सरकार की तरफ से कोई खर्चे पड़ेगा नाम बदलने से। ये तो सर ये रोजगार 365 दिन के लिए भी दिया जा सकता था, आपने 125। बिल्कुल ये साल की साल का भी रोजगार होना चाहिए। हमने उपलब्धता बढ़ाई है ना,
100 दिन के 125 दिन की हैं, और 125 दिन में भी वो पीक सीजन जो 60, 70, 80 दिन का होगा एरिया वाइज, वो भी तो काम उनको मजदूरों को वो भी मिलेगा। और 365 के 365 दिन तो कोई भी काम नहीं करेगा। आप भी 365 दिन करते हैं, मैं भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। सबको ब्रेक चाहिए, सबको छुट्टी चाहिए। इस प्रकार का देश का वातावरण है, इस प्रकार का हमारे मौसम है, वो इजाजत भी नहीं देते 365 के 365 दिन काम हो। कांग्रेस कहती है कि भाजपा का अगर बस चले तो नोट पे से महात्मा गांधी जी का फोटो भी उठा देंगे। जब वो जवाहरलाल नेहरू जी का नाम हटा रहे थे, हमने कब किया उनको? वो तो उन्हीं की पार्टी के थे, उन्हीं के नेता थे। इंदिरा गांधी जी का नाम हटा के राजीव गांधी जी कर दिया, किसने रोका? हमने तो नहीं किया। राम जी के नाम पे उनको क्या दिक्कत हो गई है? और कांग्रेस वाले तो कह रहे थे कानून बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। कोई संविधान नहीं बदला, कोई कानून नहीं बदला। एक किताब उठा के घूम रहे थे वो, उस पावन पवित्र कॉन्स्टिट्यूशन को जगह जगह लेकर घूम रहे थे। परंतु जब लोकसभा में उनसे सवाल किया हमने, अनुराग ठाकुर जी ने, भाई पढ़ लिया कि नहीं पढ़ लिया, इसमें कितने पेज है, फिर कोई जवाब नहीं था, मैदान छोड़ के भाग गए। विधानसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस बिल लेके आए, जो वोट चोरी की बात की, मैदान छोड़ के भाग गए। अब जिस दिन का विधानसभा के अंदर हमने उनको क्लियर किया कि वोट चोरी नहीं हुए हरियाणा प्रदेश में, कई प्रदर्शन हुए कांग्रेसियों के, अब तो मैदान छोड़ के भाग गए। नहीं तो रोज कहीं ना कहीं नजर के बैठे थे, क्योंकि 90 में से 44 जगह तो उनका नेता वोट मांगने नहीं जाता। उनके कैंडिडेट चुनाव चलते, चुनाव के अंदर नौकरियों की सेल लगाते हैं। उनका चुनाव लड़ने वाला नेता शमशेर सिंह होगी, कहता पहले अपना घर भरूंगा। आपके ही इसी हांसी जिला में, अब तो हांसी जिला आप ही का, पहले तो हिसार जिला काउंट होता था। इसी नारनौंद की स्टेज पर दलित नेत्री, इतनी बड़ी वरिष्ठ नेता को अपमानित करके इन लोगों ने भगा दिया। तब तो उनको वोट चोरी नजर नहीं आती थी। आपके ही पड़ोस में से किरण चौधरी और उसका परिवार कांग्रेस छोड़ के चले गए, तब तो उनको वोट मिलते कि वोट चोरी होगी, यही नहीं बोलते। जिस दिन लोकसभा में उनको जवाब दिया, उस दिन के बाद उन्होंने संविधान बदलने की बात छोड़ दी। ये किस प्रकार की राजनीति कांग्रेस कर रही है? आज अपने पांव पे, लोग तो पांव में कुल्हाड़ी मारते हैं तो गले में मारने पे लगे हुए हैं। पूरी दुनिया देख रही है। इन्होंने तो एफिडेविट दिया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि राम सेतु नाम की कोई चीज ही नहीं है, परंतु वापिस लेना पड़ा कि नहीं लेना पड़ा? उस एफिडेविट को वापिस लेके आए सुप्रीम कोर्ट से, और राम सेतु को बचाने का काम किया गया। इन लोगों को तो इस प्रकार का भय है राम के नाम से, पता नहीं क्यों भी देखते हैं कांग्रेस वाले। सेकुलर स्टेट है ना जी, इसलिए भी क्यों? किसने कह दिया कि सेकुलर नहीं है? किसको डाउट है सेकुलर नहीं है? जो कह रहे हैं संविधान के अंदर जो कुछ देर का उससे बाहर क्या हो रहा है बताइए? सेकुलर स्टेट है तो किसने कहा है कि सेकुलर नहीं है? परंतु सबसे पहला अधिकार इस देश की प्रत्येक संपत्ति पे गरीब का नहीं होगा, केवल एक वर्ग विशेष का होगा। ये किसने कही थी बात? मनमोहन सिंह जी ने कही थी। तब उनको सेकुलर स्टेट नजर नहीं आया। क्या कहा था लोकसभा के अंदर? गरीब के हक की बजाय उन्होंने कहा देश की सभी संपत्तियों पर सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यक समाज का है। वैसी तुष्टीकरण की जब बातें कर रहे थे तब उनको सेकुलर स्टेट क्यों नजर नहीं आया? इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आज के 5 साल जिस प्रकार के कांग्रेस के कार्यकलाप रहते हैं, जैसे उनकी विचार रहती है, जैसे उनके सोच रहते हैं, जैसे उनकी स्पीच रहती है, वो उन कार्यकलापों को हमारा सोशल मीडिया भी देखता है, हमारा प्रिंट मीडिया भी देखता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी देखता है, पूरा समाज भी देखता है। और फिर 5 साल के बाद जब निर्णय करता है फिर कहते हैं ईवीएम खराब होगी। 5 साल अपने क्रियाकलाप क्या होते हैं, किस प्रकार से देश को तोड़ने का काम करते हैं। वो जिन आतंकवादियों ने कश्मीर को लहूलुहान किया, उन हमारी बहनों को सरेआम अलार्म करके वहां मजबूर किया, सभी लोगों को ये कह के जम्मू कश्मीर छोड़ने पे मजबूर किया था, या तो आप जम्मू कश्मीर में रहना है तो आप धर्म बदल लीजिए, नहीं तो अपनी बहन बेटियों को छोड़कर यहां से बाहर जाइए। तब किसने तब सेकुलर स्टेट के अंदर इनकी क्या कार्रवाई थी, क्या एक्शन लिया इन लोगों ने? उन्हीं आतंकवादियों को ये कह रहे थे कि हमारी सरकार यदि केंद्र में बनी, जो लोग जेलों में बंद हैं आतंकवादी, या जिन लोगों के परिवारों से आदमी शहीद हो, पुलिस आर्मी के मुकाबले में मारे गए हैं, उनको हम 1-1 करोड़ रुपए भी देंगे और जेल से रिहा भी करेंगे। उन आतंकवादियों के प्रमुखों को प्रधानमंत्री के घर के अंदर बिरयानी खिलाई जाती थी। हमारे जम्मू कश्मीर के पंडित दिल्ली के अंदर टेंटों में रहते थे,
तब तो वो तो कहते थे कि धारा 370 हटेगी तो पूरी दुनिया के अंदर आग लग जाएगी, राम मंदिर बनेगा तो पूरी दुनिया में लहू की नदियां बह जाएंगी। कहां बहेगी लहू की नदियां? ये सिर्फ चिंता कांग्रेस को ही है और देश की जनता कोई चिंता नहीं इस देश की। अजय चौटाला जी को है, उनकी स्टेटमेंट पे क्या कहना चाहते हो आप? कौन अजय चौटाला? अजय चौटाला जी। अजय चौटाला। अजय जी क्या स्टेटमेंट? जो उन्होंने कहा था ना कि जैन जी के जो वो बहुत कुछ हो लिया उन्होंने, इस बात को ऑन भी कर लिया है कि वो तो एक भावनाओं में हमारा शब्द निकल गया कर दिया उन्होंने। मंत्री जी बार बार विपक्षियों की बहन आती है, जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ ईडी पहुंच जाती है। अच्छा, तो पहले कहाँ रहती है ईडी? ये इन लोगों को भय है, जनता के बीच में जाएंगे नहीं, किसान मजदूर की बात नहीं करेंगे, देश विरोधी ताकतों के साथ इन लोग अपने संबंध जोड़ते हैं। देश के अंदर जब इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, देश में एक ऐसा समय संकट का आया तो नेता प्रतिपक्ष के नाते उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को देश का पक्ष रखने के लिए कहा, तो उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं, एक भारतीय के रूप में जाके पक्ष रखा। नरसिम्हा राव जी को आवश्यकता पड़ी तो अटल बिहारी वाजपेयी जी नेता प्रतिपक्ष होते हुए विदेश में जाके भारत का पक्ष रख के आए। आप जैसे पत्रकार साथियों ने पूछा भी था कि आप यहाँ किस हैसियत से आए हैं, उसने कहा कि मैं भारतीय की हैसियत से आया हूँ, ना कि नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से आया हूँ। आज देश का नेता प्रतिपक्ष चाइना में जाता है, किन एजेंसियों से जाके बात करता है, कनाडा में जाता है, किन एजेंसियों के साथ जाके बात करता है, अमेरिका में जाता है, किन एजेंसियों से जाके बात करता है, इटली में जाता है, किन एजेंसियों से जाके बात करता है, देश विरोधी सारी ताकतों का जाके वो समर्थन करता है। तो ये जनता देख नहीं रही क्या? इस देश का मतदाता बहुत जागरूक मतदाता है और आज से नहीं है, जब से डेमोक्रेसी बनी है तब से इस देश के मतदाता ने निर्णय लेके दिखाए हैं। यहाँ पर बार बार परिवर्तन किए, सत्ता परिवर्तन किए, और आज ये लोग 11 साल सत्ता से बाहर क्या हुए, इन लोगों ने देश को तोड़ने की साजिशों की योजना बना रहे हैं। इस प्रकार से पूरे विदेशी हाथों की कठपुतली बन के ये काम कर रहे हैं। पूरे देश का विपक्ष जोड़ने के बाद भी शेर इंडी गठबंधन बनाया, 100 पर भी पहुंचे, ओढ़े मिनट पर रुक गए, देश बदलने की बात करते हैं। आज जाके बिहार के अंदर गठबंधन किया, उसका भी बेड़ा काम 6 पर रह गया, एक ब्लैरो की सवारी भी नंदी पूरी। अरे देश का मतदाता देख रहा है, हर वर्ग का मतदाता देख रहा है जी। ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी का क्या संबंध है? क्यों? क्या संबंध है दोनों का आपस में? नहीं, मैं तो क्या समझ गया हूँ, डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर वो भी, देश के अंदर वो भी अपने राजनीतिक दल चला रहे हैं, हमारा क्या संबंध हो सकता है उसका? आपने पीछे तो समझौता भी किया ना किसी स्टेट में? कोई समझौते का स्टेटमेंट नहीं किया, जिन्होंने समझौते का उनके ऊपर एक्शन भी लिया, तुरंत एक्शन लिया केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे। चलो, ईडी कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है आपके पास क्या? नहीं, देखो, किसी भी देश की किसी भी इंस्टीट्यूशन पर, आप किसी भी संस्था पर, किसी भी एजेंसी पर बार बार एक अपनी जेब मिटाने के लिए, अपने कुकर्म छिपाने के लिए यदि कोई बात करता है, जब अमित शाह जी को 3 साल जेल में रखा तब इनकी ईडी नहीं थी क्या? उसको लोग तो जिला वतन करते हैं, उनको तो प्रदेश वतन किया था। गुजरात में एंट्री नहीं थी तब वो किसको याद नहीं है? कब जब नरेंद्र मोदी जी को 12-12 घंटे लगातार पूछताछ करते थे तब तो किसी ने नहीं कहा कि आप अपनी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे कानून के अंदर, संविधान के अंदर और डेमोक्रेसी के अंदर इस प्रकार की बातें, केवल ये बेना सिर पैर की बात कर रहे हैं लोग। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG राम जी का आप मजदूर और कमज़ोर के हित में है। उनके अधिकारों का पर कोई हनन ना करे, उन पर कोई लूट सूट ना कर सके, उनके अधिकारों को कोई छीना छिपटी ना कर सके। इस सिस्टम को हमने बहुत बढ़िया तरीके से, पारदर्शी तरीके से गरीब के हक में लेकर आने का काम किया है। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, देश की पार्लियामेंट का, देश की पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम का आभार प्रकट करता हूँ, आप सभी के माध्यम से करता हूँ। अरे देश का मतदाता देख रहा है, हर वर्ग का मतदाता देख रहा है जी। ओवैसी और भारतीय जनता पार्टी का क्या संबंध है? क्यों? क्या संबंध है दोनों का आपस में? नहीं, मैं तो क्या समझ गया हूँ, डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर वो भी, देश के अंदर वो भी अपने राजनीतिक दल चला रहे हैं, हमारा क्या संबंध हो सकता है उसका? आपने पीछे तो समझौता भी किया ना किसी स्टेट में? कोई समझौते का स्टेटमेंट नहीं किया, जिन्होंने समझौते का उनके ऊपर एक्शन भी लिया, तुरंत एक्शन लिया केंद्रीय नेतृत्व ने हमारे। चलो, ईडी कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है आपके पास क्या? नहीं, देखो, किसी भी देश की किसी भी इंस्टीट्यूशन पर, आप किसी भी संस्था पर, किसी भी एजेंसी पर बार बार एक अपनी जेब मिटाने के लिए, अपने कुकर्म छिपाने के लिए यदि कोई बात करता है, जब अमित शाह जी को
3 साल जेल में रखा, तब इनकी ईडी नहीं थी क्या? उसको लोग तो जिला वतन करते हैं, उनको तो प्रदेश वतन किया था। गुजरात में एंट्री नहीं थी, तब वो किसको याद नहीं है? कब जब नरेंद्र मोदी जी को 12-12 घंटे लगातार पूछताछ करते थे, तब तो किसी ने नहीं कहा कि आप अपनी संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। अरे कानून के अंदर, संविधान के अंदर और डेमोक्रेसी के अंदर इस प्रकार की बातें, केवल ये बेना सिर पैर की बात कर रहे हैं लोग। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, वीबी जी राम जी का आप मजदूर और कमज़ोर के हित में है। उनके अधिकारों का पर कोई हनन ना करे, उन पर कोई लूट सूट ना कर सके, उनके अधिकारों को कोई छीना छिपटी ना कर सके। इस सिस्टम को हमने बहुत बढ़िया तरीके से, पारदर्शी तरीके से गरीब के हक में लेकर आने का काम किया है। और मैं देश के प्रधानमंत्री जी का, देश की पार्लियामेंट का, देश की पूरे डेमोक्रेटिक सिस्टम का आभार प्रकट करता हूँ, आप सभी के माध्यम से करता हूँ। लोग उनको फॉलो करते हैं, उस प्रकार के आचरण करना डेमोक्रेटिक देश के अंदर मेरे ख्याल से शोभनीय नहीं है। धन्यवाद।